हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कहानी की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहां चार लड़के अपने दोस्त की शादी के लिए मंगलपुर आते हैं। आज मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश हो रही है, ऊपर से बहुत ठंड है, इसीलिए सारी ट्रेनें लेट हो रही है। वो चारों वहीं बैठकर इंतजार करने लगते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखता है। चारों उसके पास जाते हैं और गर्मी लेने के लिए आग के पास बैठ जाते हैं। चारों ही दोस्त डरे हुए थे, क्योंकि मंगलपुर की एक कहानी है, जो कोई भी यहाँ शादी करता है उसकी नई दुल्हन को वधू सुर उठा कर ले जाता है। इसीलिए इस गाँव में सब लोग शादी करने से डरते हैं। इस बात का सच जानने के लिए चारों दोस्त उस बूढ़े आदमी से पूछने लगते हैं, तो बूढ़ा आदमी उन्हें समय में पीछे ले जाता है। कई साल पहले एक परिवार मंगलपुर में शादी करके अपने घर वापस जा रहा था। उन्हें 1 घंटे बाद लखनऊ पहुंचना था, क्योंकि वहां से उनकी फ्लाइट थी। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें पेड़ गिरे मिलते हैं, जिसे आगे जाना पॉसिबल नहीं था। वहीं खड़ा एक आदमी बताता है, ये रास्ता आगे तक बंद पड़ा है, इसीलिए तुम्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, जो कि मंगलपुर से होकर गुजरता है। लेकिन बस ड्राइवर मंगलपुर की कहानी जानता था, और इसीलिए वो घबरा कर दूल्हे के परिवार वालों को वहां जाने से मना करता है। लेकिन परिवार वाले ड्राइवर से कहते हैं कि हमें जल्दी लखनऊ पहुंचना है, इसीलिए दूसरे रास्ते चलो। अब ड्राइवर उन्हें आगा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते, और तभी थोड़ी दूर आगे जाने पर उनका टायर पंचर हो जाता है। वो सभी वहीं बैठकर चाय की टपली पर चाय पीने लगते हैं। परिवार का मुखिया नेटवर्क ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन तभी हम एक भयानक राक्षस को देखते हैं, जो एक एक करके पूरे परिवार को मार डालता है और दुल्हन को उठा कर ले जाता है। ये राक्षस कौन है, ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है एक जलती हुई चिता पर। ये चिता है दुष्यंत महाराज की, जो किसी बीमारी की वजह से मारे गए। उनका मैनेजर शंभू वहीं खड़ा उनका शोक मना रहा था। यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर लंदन पहुंचती है। हम अर्जुन को देखते हैं, जो अपने पिता और बहन के साथ यहीं रहता है। उसकी बहन की शादी होने वाली है, और इसीलिए लड़के वाले के पंडित जी उसे कुछ रिचुअल करने को कहते हैं। अब अर्जुन इन रिचुअल को मानता नहीं है, लेकिन अपनी बहन के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। अर्जुन के पिताजी अपने काम के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, और ये दोनों घर में अकेले होते हैं। तभी वहाँ एक वकील आता है। वकील अर्जुन को बताता है उसके दादाजी मंगलपुर के एक बहुत बड़े राजा, और उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और महल अर्जुन और उसकी बहन के नाम कर गए, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ है। ये सुनकर अर्जुन खुशी से पागल हो जाता है और अपनी बहन से कहता है कि अब हम तुम्हारी शादी मंगलपुर में अपनी हवेली में करेंगे, एक आलीशान शादी राजाओं की तरह। ये बात बताने के लिए वो अपने पिता को कॉल भी करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। इसीलिए अर्जुन अकेले ही मंगलपुर के लिए निकल पड़ता है। अब ट्रेन में उसकी मुलाकात प्रिया नाम की लड़की से होती है, जो हमारी कहानी की लीड कैरेक्टर है। प्रिया किसी सदमे से गुजर रही है, और यहाँ अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचाता है। जब वो गांव पहुंचता है तो उसकी मुलाकात शंभू से होती है, उसके दादाजी का मैनेजर। शंभू उसे महल के अंदर ले जाता है और सभी चीजों के बारे में बताता है। अब महल के अंदर उसे एक दरवाजा मिलता है, जिस पर ताला लगा हुआ था। अर्जुन पूछता है कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है, इसकी चाबी कहाँ है। शंभू को नहीं पता कि आखिर इस कमरे में क्या है, क्योंकि दादाजी इस कमरे को हमेशा बंद करके रखते थे। वो सिर्फ पूजा करने के लिए इसे खोलते थे और चाबी अपने पास ले जाते थे। अब इतने बड़े महल को पाकर अर्जुन बहुत खुश था। वो सीधा अपनी बहन को फोन करता और कहता है कि अब तो तेरी शादी यहीं होगी, क्योंकि हम सभी की लॉटरी लग चुकी है। उसी रात हम दोस्तों वधू सुर की कुछ झलक को देखते हैं, लेकिन अर्जुन उसे देख नहीं पाता। वह अगली सुबह उसकी मुलाकात जगदीश नाम के वेडिंग प्लानर से होती है, जो कोई और नहीं बल्कि हम सबके चहीते परेश रावल है। जब शंभू को पता चलता है कि अर्जुन अपनी बहन की शादी इस महल में करने वाला है, तो वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। शादी की बात सुनकर सभी काम करने वाले लोग भी भाग जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस महल में, और ये वधू सुर कौन है। तो शंभू आखिर वधू सुर की कहानी बताना शुरू करता है। सदियों पहले की बात है, एक असुर कन्या को देव पुत्र से प्यार हो गया। वो कन्या गर्भवती हो गई। अब ना ही उस कन्या को देव अपना रहे थे और ना ही असुर, दोनों ने ही उसे नकार दिया। लेकिन जैसे भी करके उस कन्या ने बच्चे को जन्म दिया, और ये सुनकर देव उसे मारने के लिए आ गए। उसे बचाने के लिए कन्या पहुंची अंधेरे के राजा अंधकारता के पास, और वहीं अपना दम तोड़ दिया। तब अंधकारता ने उस बच्चे को अपनाया, उसे मंगलपुर के घने जंगलों में चमगादड़ों की सेना के साथ अंधेरे में छुपा दिया। वो बच्चा अंधेरे में बड़ा हुआ, और अजीम शक्तियों को पाने के लिए उसने शिव जी की घनघोर तपस्या की। उसकी ऐसी तपस्या को देखकर शिव जी खुश हो गए, उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया। वरदान ये था कि वो सिर्फ खुद के हाथों से मर सकता है, या फिर उसे अपना अंश ही उसे मार सकता है। ये वरदान मिलने के बाद वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया, और यही है वधूसुर। उसने अमावस्या की रात को देवों पर हमला कर दिया, और हमले से देव भयभीत हो गए। वो इसका हल निकालने के लिए विष्णु जी के पास पहुंचे, और उन्हें पता चला कि वधूसुर को अंधेरे में हरा पाना असंभव है। और तब विष्णु जी ने एक अप्सरा वृक्षिणी को भेजा। बिजलियों की शक्ति देकर वो अप्सरा बेहद खूबसूरत थी, जिसे देखकर वधूसुर उसे प्रेम में पड़ जाता है। उसे शादी
शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वृक्षिणी की एक शर्त थी, वो उसे बिना शादी किए नहीं छू सकता। वधूसुर बहुत गहरे प्रेम में था, इसीलिए वो शर्त मान गया, लेकिन उसे वृक्षिणी के इरादे पता नहीं थे। उसे नहीं पता था कि वृक्षिणी ने माले में खंजर छुपाया और जैसे ही वो उसे माला पहनाती है, वो खंजर वधूसुर के सीने में घोंप देती है। अचंभित वधूसुर का शरीर उस जमीन में धंस गया और जहाँ उसका शरीर गिरा वहीं जंगल में काला जादू करने वाले समुदाय ने मंदिर बनाया और उसे वापस से जिंदा करने का प्रयास करने लगे। लेकिन वधूसुर वापस जिंदा ना हो, इसीलिए वृक्षिणी उसी मंदिर के पास एक पेड़ बनकर रहने लगी। उसकी बिजलियों वाले हाथ उसी मंदिर के अंदर धंस चुके हैं। अब वधूसुर का शरीर तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा बदले की भाव में तब अब उसने नई दुल्हन से धोखा खाया था, इसीलिए वो जो भी नई कुंवारी दुल्हन मंगलपुर में आती है वो उसे जान से मार देता है। ये थी कहानी वधूसुर की, पर उसका मंदिर और वृक्षिणी का पेड़ कहाँ है किसी को नहीं पता। पर इस पूरी कहानी को सुनने के बाद अर्जुन को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। वो कहता है कि अगर यहाँ शादियाँ नहीं होती तो मंगलपुर की आबादी कैसे बढ़ रही है, और इसका भी जवाब शंभू देता है कि लोग शादी इस गाँव में नहीं करते बल्कि गंगा पार करते हैं, क्योंकि वधूसुर गंगा के दूसरे पार नहीं जा सकता। गंगा माँ की पवित्रता की वजह से लोग बाहर शादी करके यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अभी भी अर्जुन उस पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए शंभू घर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन अर्जुन उसे ब्लैकमेल करता है। अगर वो यहाँ से गया तो वो पुलिस को बुला लेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो यहाँ के एंटीक बाहर ले जाकर बेचता है। अब ये सुनकर शंभू उसकी बातों को मानने को तैयार हो जाता है। इसके अगले सीन में हम प्रिया को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और हम जान पाते हैं कि वो यहाँ इस गाँव में क्यों आई है। दरअसल उसकी बहन यहाँ शादी करके आई थी, लेकिन अब वो गायब हो चुकी है। एक पुलिस वाला उसे वधूसुर की कहानी बताता है, जरूर उसकी बहन को वही लेके आओगा। लेकिन प्रिया उसकी बात पर यकीन नहीं करती और सीनियर ऑफिसर उसे आश्वासन देता है कि हम इस केस पर काम कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अब उसी रात महल में अर्जुन और जगदीश को आवाजें सुनाई देती है, कोई साया भी दिखता है। दोनों बहुत डर जाते हैं कि तभी वहाँ एंट्री होती है सुंदर यानी कि राजपाल यादव की, जिनकी कॉमेडी से हम सभी फैन हैं। यहाँ सुंदर जगदीश का भांजा है और इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए उसे बुलाया गया। कहानी आगे बढ़ती है और महल में कुछ बुरी चीजें होने लगती है, जैसे कि अचानक से गीजर चल जाना, बिजली का तार कट जाना और उस तार को अर्जुन छू लेता है, जिससे उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है। वो तो सही समय पर प्रिया वहाँ आ गई जिसने उसकी जान बचा ली। प्रिया कहती है कि वो एक राइटर है और यहाँ कहानियां लिखने के लिए आई है। अर्जुन प्रिया को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उसे प्यार हो गया था, इसीलिए उसे शादी पर भी इनवाइट करता है। अब रात में सुंदर सो रहा था कि तभी कोई उसकी चादर खींचने लगता। बार बार वो और परेशान हो चुका था, आखिर ये कौन कर रहा है। तभी अर्जुन और मामा को इस सन्नाटे में एक गाना सुनाई देता है। वो दोनों ही आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि सुंदर रेडियो पर गाने सुन रहा है और यहाँ एक कमाल की कॉमेडी हो जाती है। अर्जुन गुस्से में उसे खूब मारता है और कहता है कि साले हमारे यहाँ पैंट गीली हो गई और तू आधी रात को संगीत सुन रहा है। वेल थोड़ी देर बाद सुंदर को फिर कुछ महसूस होता है और तभी उसे सीलिंग पर वधूसुर दिखता है, जिसने अब उसे अपने वश में कर लिया। अगली सुबह मैनेजर और अर्जुन काली नाम के आदमी के पास जाते हैं, जो अर्जुन के दादाजी का वफादार है और मरने से पहले दादाजी ने अपने सारे पेपर उसे दे रखे थे, इसीलिए वो उस पेपर को लेकर वापस आ जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि काली बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। एक रात अर्जुन देखता है कि सुंदर नींद में कहीं जा रहा है। मामा और अर्जुन दोनों ही उसका पीछा करते हैं और एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, जहां सुंदर इशारा करके बताता है वो है वधूसुर के मंदिर का कलश और उसके नीचे रहता है वधूसुर। वहीं उसे वृक्षिणी का पेड़ भी दिखता है। ये दोनों चीजें देखकर मामा और अर्जुन की पैंट गीली हो जाती है कि तभी वहाँ चमगादड़ की सेना आ जाती है और दोनों ही भाग निकलते हैं। इसके अगले पल हम प्रिया और अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन उसे बता रहा है कि उसे कल रात पता चल चुका है कि आखिर वधूसुर का मंदिर कहाँ है। ये सुनकर प्रिया बहुत एक्साइटेड होती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी वो मंदिर देखना है। अर्जुन उसे जंगलों के बीच से होते हुए मंदिर के द्वार पर ले जाता है। तभी बहुत सारे चमगादड़ बाहर आने लगते हैं, जो कि अभी दिन का समय था, इसीलिए वो चमगादड़ आसमान को घेर लेते हैं और पूरी तरह से अंधेरा कर देते हैं, जिससे वधूसुर अपने मंदिर से बाहर आता है और यहाँ पर हम पहली बार उसे देख पाते हैं। वेल कहानी आगे बढ़ती है। जैसे ही अर्जुन के पिता को इन सब के बारे में पता चलता है कि अर्जुन मंगलपुर गया है, वो उसे फोन करके मना करते हैं कि शादी वहाँ से नहीं होगी। पर अर्जुन के बार बार सच पूछने पर वो एक गुरुजी से मिलने के लिए उसे कहते हैं। अगर गुरुजी ने परमिशन दे दी तो शादी हवेली में होगी, इसीलिए अर्जुन तुरंत ही गुरुजी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गुरुजी बताते हैं कि जंगलों में बड़ा अधूरा समुदाय कई सदियों से 13 कुंवारी दुल्हन की बलि देकर उसके खून से वधूसुर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें रोकने के लिए तुम्हारे दादाजी ने एक महान तांत्रिक योगेंद्र नाथ को बुलाया था। उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्ति अधूरा समुदाय के लोगों को रोक दिया और अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ शादी करने में कोई दिक्कत है। 6 महीने पहले तुम्हारे दादाजी से मिला था, तो उन्होंने कहा था कि वधूसुर को अब पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, इसीलिए अब लोग यहाँ सुखी सुखी विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने एक शिष्य को वहाँ भेज रहा हूँ ताकि वो तुम्हारे महल को परख सके कि क्या वहाँ अभी भी कोई बुरी शक्ति है। अब अगले दिन वो शिष्य महल पहुँचता है और पूरे महल में बुरी शक्तियों को ढूंढने लगता है अपने एक यंत्र से और जाकर रुकता है एक कमरे के बाहर। ये वही कमरा था जो हमेशा बंद रहता है।
जैसे ही वो शिष्य कमरे के अंदर झांकता है, कोई अदृश्य शक्ति उसे दूर उठाकर फेंक देती है। वो शिष्य समझ जाता है कि जरूर कोई भयानक शक्ति है जो उसके बस के बाहर है, इसीलिए वो गुरुजी को बताने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि हर दरवाजे के बाहर आपको एक दिया रखना है और सुबह तक ये दिया बुझना नहीं चाहिए, इसीलिए कोशिश करना कि महल में अंधेरा ना हो। मुझे शाम होने से पहले यहाँ से निकलना है। अर्जुन उसे लेकर फौरन वापस गुरुजी के पास जाने लगता है, लेकिन वधूसुर इतनी आसानी से कहाँ उसे जाने देगा। आसमान में अंधेरा छाने लगता है, तेज बारिश होने लगती है और इनके सामने एक पेड़ आकर गिर पड़ा। शिष्य कहता है कि जरूर ये काम वधूसुर का है, हमें जल्दी ही पास के कोई मंदिर में जाना होगा। दोनों ही मंदिर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जब बारी आती है शिष्य की मंदिर में जाने की तो उसका पैर फिसल जाता और तभी तूफान के कारण एक झोपड़ी की छतरी आकर शिष्य के सिर को धड़ से अलग कर देती है। अपने सामने अपने साथी को मरदा देख अर्जुन हक्का बक्का रह जाता है। वो भागते हुए महल पहुंचता है, लेकिन अब वधूसुर उसके पीछे पड़ चुका है। वो उसे मारने की कई कोशिश करता है, लेकिन हर बारी अर्जुन उसके सामने उजाला करता है, जिसे वधूसुर वहां से भाग जाता है। आज तो उसकी जान बच गई, लेकिन आगे क्या होगा वो खुद नहीं जानता। अर्जुन समझ चुका है कि वधूसुर सच में एग्जिस्ट करता है और अब उसे अपनी बहन की जान बचानी होगी, इसीलिए वो फोन करके उसे झूठ बोलता है, बहन यहाँ बहुत तेज तूफान आया है, इसीलिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हम यहाँ शादी नहीं कर सकते, तुम यहाँ मत आना। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि एक्चुअली उसकी बहन और लड़के वाले पहले ही महल में आ चुके हैं और उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब जब उसके पिताजी भी मंगल पहुंच चुके हैं तो वो उन्हें सारी सच्चाई पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी बहन को कैसे समझाया जाए कि यहाँ शादी करना पॉसिबल नहीं है। अगर उसके ससुराल वालों को इन सब के बारे में पता चला तो वो शादी तोड़ देंगे और फिर मेरी बहन मीरा पूरी तरह से टूट जाएगी। इसका हल निकालने के लिए वो वापस से गुरुजी के पास पहुंचते हैं। अब यहाँ गुरुजी इस बात से परेशान है कि आखिर वधूसुर पंचतंत्र को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, यानी कि 5 एलिमेंट पृथ्वी, पानी, हवा, आग और आसमान। इसका मतलब है कि वधूसुर की शक्तियाँ और बढ़ चुकी है और इसीलिए हमें शादी का समय बदल कर दिन के 12 बजे करना होगा। शाम होने से पहले गंगा के पार जाना होगा, तभी ये शादी संपन्न हो पाएगी, नहीं तो तुम्हारी बहन की जान नहीं बचेगी। यहाँ गुरुजी को पता चलता है कि 12 दुल्हन का बलिदान दिया जा चुका है और बस एक वधू बची हुई है। अगर उसका भी बलिदान दे दिया गया तो वधूसुर फिर से जिंदा हो जाएगा, इसीलिए वो शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन अब इन्हें किसी तरह उसे रोकना होगा। इधर अर्जुन वापस से काली के पास जाता है, वही काली जो दादाजी का वफादार। अर्जुन उसे उसी बंद कमरे की चाबी मांगता है जहाँ दादाजी पूजा किया करते थे, लेकिन काली उसे मना करता है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। अब शोर सुनकर अर्जुन के पिता घर में जाते हैं और तभी एक गोली चलती है। ये गोली चलाई थी योगेंद्र आचार्य ने, जी हाँ, अर्जुन के दादाजी ने। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो जिंदा कैसे हैं, उन्होंने मरने का नाटक क्यों किया। अर्जुन के पिताजी फौरन उसे वापस लेकर घर आते हैं और उसे अतीत के सारे सच बताते हैं कि असल में वो उसके असली पिता नहीं बल्कि कोई और है। आज से सालों पहले मैं और माधव जो गुरुजी का बेटा था, हम दोनों ही गुरुजी के शिष्य थे। यहाँ मेरी मुलाकात यशोदा से हुई, जो कि यहाँ की कन्याओं को नृत्य सिखाया करती थी और हम दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। लेकिन मुझे जरा भी आभास नहीं था कि यशोदा को माधव भी चाहता है। अब एक दिन गुरुजी दोनों को ही मंत्र सिखा रहे थे, लेकिन माधव का ध्यान भटक जाता है। वो गलत मंत्र पढ़ने लगता है, जिसे गुरुजी बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गलत मंत्र जाप करने से क्या होता है। वो उन दोनों को उसी कमरे में ले गए जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। कमरे में एक तरह की मशीन लगी हुई थी। गुरुजी बताते हैं सदियों पहले जंगलों में जो समुदाय रहता था वो मंत्र का उल्टा जाप करके वधूसुर को जगाने की कोशिश करता था, क्योंकि जो कोई भी वधूसुर को जगाएगा उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन वो आदमी वधूसुर का गुलाम हो जाएगा। उन दिनों हमारे पूर्वज ने सारे पंडितों को यहाँ बैठाकर मंत्रों का जाप करते थे, शाम से लेकर सुबह तक, और इन्हीं मंत्रों से वधूसुर की शक्तियाँ कमजोर होती थी। उन्हीं मंत्रों को लेकर मैंने ये यंत्र बनाया है और इस यंत्र से वही मंत्र निकलेगा और वधूसुर को रोकेगा। देव पूछता है कि क्या ये यंत्र अनंत काल तक चलता रहेगा। गुरुजी कहते हैं कि नहीं। वधूसुर की मृत्यु के दिन से 36,000 पूर्णिमा तक अगर वधूसुर जिंदा नहीं हो पाया तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा और हमें बस तब तक उसे रोक कर रखना होगा। एक सभा के दौरान गुरुजी देव और यशोदा की शादी सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं। ये सुनकर मानो माधव पागल हो जाता है, क्योंकि वो भी यशोदा को चाहता था। अब ये सुनकर उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। अगर उसे यशोदा चाहिए था तो उसे वधूसुर को जगाना होगा, इसीलिए उसके कमरे में जाता है और मंत्रों के जाप को उल्टा करके दोहराने लगता है। जब गुरुजी ये सुनते हैं फौरन उसे रोकने को कहते हैं। तब माधव उन्हें अपना सच बताता है कि अगर उन्हें ये रोकना है तो यशोदा की शादी उसे करवा दे। अब गुरुजी बेचारे परेशान हो चुके हैं, उन्हें किसी तरह वधूसुर को रोकना है और अपने बेटे को भी बचाना है, और इसीलिए वो देव से गुरु दक्षिणा के लिए यशोदा को छोड़ देने के लिए कहते हैं। ये सुनकर देव पूरी तरह से शॉक हो जाता है, लेकिन अपने गुरुजी
गुरुजी के लिए वो इस बात की सैक्रिफाइस देने के लिए भी मान जाता है। अगले दिन यशोदा गुरुजी से बताती है कि देव ने मुझे धोखा दिया है, उसे सिर्फ मेरा शरीर चाहिए ना कि मेरा प्यार। वो अच्छा इंसान नहीं है। इसका मतलब था दोस्तों देव ने अपना वादा पूरा किया। अब यहाँ माधव और यशोदा की शादी हो जाती है। बेचारा देव कुछ कर नहीं पाता, लेकिन उसी रात वो गुरुजी से मिलने जाता है एक आखिरी बार। इधर यशोदा की जब आधी रात को आंख खुलती है वो देखती है कि उसी कमरे से कुछ आवाजें आ रही है। जब उस कमरे में घुसती है तो देखती है कि गुरुजी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन अब वधूसुर माधव को नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही माधव मुड़ता है उसका चेहरा देखकर यशोदा डर जाती है। वहाँ से भाग कर बाहर आती है और बाहर उसे देव मिलता है। वो दोनों ही हमेशा के लिए मंगलपुर छोड़ कर निकल जाते हैं। तो ये थी कहानी इस महल की और अर्जुन के दादाजी की। अब दोस्तों वो अपने बेटे के लिए उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और वो दोनों मिलकर वधूसुर को जिंदा करना चाहते हैं। और अगर इन्हें बचाना है तो शादी रात की बजाय दिन में करनी होगी। लेकिन जब इस बारे में लड़के वाले के गुरुजी को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शादी रात के 8 बजे होनी चाहिए थी। अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो वो ये शादी छोड़कर जा रहे हैं। इससे लड़के के परिवार वाले गुस्सा हो जाते हैं और ये शादी टूटने की कगार पर आ जाती है। अर्जुन अपनी बहन की खुशियों को बर्बाद नहीं होने देना चाहता और इसीलिए वो रात में भी शादी करने को मान जाता है, ये जानते हुए भी कि उसकी बहन की जान खतरे में। अब जैसे ही शादी संपन्न होती है अचानक लाइट चली जाती है। अर्जुन फौरन मीरा को लेकर कमरे में बंद कर देता है और लाइट के सामने बैठा देता है। कहता है कि इसी के सामने बैठा रहना और यहाँ से हिलना मत। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो वापस आता है तो मीरा वहाँ नहीं, क्योंकि वधूसुर ने उसे अपने वश में करके ले जा चुका है। अर्जुन पागलों की तरह उसे ढूंढता है और तभी उसे उन मरी हुई वधू की आत्माएं दिखती है जो उसे रास्ता बता रही थी। अर्जुन उन्हें फॉलो करते हुए मंदिर के पास पहुँचता है, उसके अंदर घुसता है और ये मंदिर अंदर से बहुत ही विशाल था। इन्हीं वधू में से हम एक प्रिया को भी देखते हैं। तो क्या प्रिया मर चुकी है? इसका सच हम आगे जानेंगे। जब अर्जुन अंदर पहुंचता है तो उसे 12 वधू दिखती हैं जिनकी बलि दी जा चुकी है। इन सभी की बलि दी थी माधव ने, जो वधूसुर के आगोश में पूरी तरह आ चुका है। यही हम गुरुजी को भी देखते हैं जो खुद माधव की मदद कर रहे हैं वधूसुर को पुनर्जीवित करने में। अब बची है आखिरी बलि जो मीरा की होने वाली है। जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है अर्जुन उस पर टूट पड़ता है। दोनों में भीषण लड़ाई होती है। अब जो कि माधव बहुत ही शक्तिशाली था इसीलिए उसे जीत पाना असंभव था और वो अर्जुन को बुरी तरह से घायल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ देव अब उसी पूजा वाले कमरे को खोलकर अंदर जाता है और वापस से वो यंत्र को चालू करने की कोशिश करता है ताकि वो वधूसुर को रोक पाए। वो यंत्र को चालू करता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन एक पेड़ की टहनी को पकड़कर खड़ा होता है। ये टहनी कुछ और नहीं बल्कि वृक्षिणी के हाथ है जो उसे बिजली की ताकत देती है और उस टहनी को लेकर अर्जुन सीधा माधव के पीठ में घुसा देता है जिससे उसका पूरा शरीर जल जाता है। वहीं मंत्रों के जाप से वधूसुर वापस से मरने लगता है और पूरा मंदिर हिलने लगता है जिससे गुरुजी उस आग में गिर जाते हैं। इधर अर्जुन बचते बचते अपनी बहन को लेकर बाहर आता है और सही सलामत वो मंदिर से बाहर आ जाता है। तो शादी हो चुकी है, सभी अपने अपने घर जा रहे हैं और यहाँ अर्जुन दोबारा से प्रिया से मिलता है और एक और राज खुलता है। असल में जिस प्रिया के साथ अर्जुन ने समय बिताया था वो एक्चुअल में इस प्रिया की जुड़वा बहन थी जो उन्हीं 12 दुल्हन में से एक थी। अपनी बहन को ढूंढने के लिए प्रिया इस गाँव में आई थी लेकिन अब वो वापस जा रही है। अब उसकी बहन की आत्मा उसके साथ थी। इसका सबूत अर्जुन को अपने कैमरा में भी मिलता है। एक बार फिर से कहानी वापस उसी रेलवे स्टेशन पर जाती है जहां वो 4 दोस्त ये कहानी सुन रहे थे। वो उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं आखिर अर्जुन को भूत कैसे दिखते थे। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि अर्जुन कुछ देर के बिजली के झटके से मर चुका था और मरे हुए लोगों को ही भूत दिखते हैं। वो ये भी बताता है कि वो इन सब के बाद वापस लंदन नहीं गया, वो यहीं रुक गया अपने पिता माधव की आत्मा को शांति दिला सके और वो हर साल इसी मंगलपुर में पूजा करता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन है जो अपनी कहानी बता रहा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा।